हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सेकंड पेपर यानी कि भूगोल के 6 सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उस पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो इस पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 को। एक वीडियो में मात्र इसी वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 को सारे टॉपिक्स यानी कि यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स है मात्र एक वीडियो में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पेपर जो है जियोग्राफी 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसका हमने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया है। साथ ही साथ सेकंड पेपर से संबंधित यानी भौगोलिक चिंतन के उद्भव का सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हम एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सारी ही वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। जब आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे तो फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं वहां पर सारी वीडियोस बहुत ही यूनिट बाय यूनिट व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। और उसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करते हुए जब नीचे की ओर आएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं वहां पर सारी वीडियोस आपको व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करूंगा कि यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है उसके विषय में। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ता जो थे उनका योगदान किस तरीके से है, एक तरीके से तो उसी के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि प्राचीन भूगोल में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का किस तरीके से योगदान था, तो उसके विषय में हमें पढ़ना है। तो देखिए, प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान के विषय में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता में भौगोलिक चिंतन एक तरीके से भौगोलिक चिंतन का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, यात्रा वृत्तांतों और प्रशासनिक आवश्यकताओं से प्रेरित था। यूरोपीय या फिर अरबी परंपराओं की तरह भूगोल को एक अलग विषय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन भौगोलिक ज्ञान विभिन्न विद्याओं में गहराई से समाहित है। आगे देखते हैं, भारतीय विद्वानों ने ब्रह्मांड की संरचना, पृथ्वी की आकृति, जलवायु पैटर्न, नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी के विषय में पढ़ना है सारी चीजें। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में भौगोलिक चिंतन का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों या ज्योतिष, खगोल विज्ञान, यात्रा वृत्तांत और प्रशासनिक आवश्यकताओं से प्रेरित था। अलग अलग विषयों के रूप में इसको विषय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन भौगोलिक ज्ञान एक तरीके से विभिन्न विद्याओं में गहराई से समाहित था। भारतीय विद्वानों ने ब्रह्मांड की संरचना, पृथ्वी की आकृति, जलवायु पैटर्न, नदी और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले वैदिक काल में कैसे भूगोल के क्षेत्र में उसने कैसे योगदान दिया। तो वैदिक काल और महाकाव्य काल जो था उस समय के विषय में देखते हैं। तो देखिए, वेद कैसे एक तरीके से, तो वेद में कैसे वर्णन है भौगोलिक चीजें। तो चार वेद है ना, वेद के विषय में देखते हैं। तो चारों वेद में ब्रह्मांड की संरचना, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियों, पहाड़ों और समुद्रों का वर्णन मिलता है वेदों में। इसी तरीके से ऋग्वेद भी है। तो ऋग्वेद में कई सारी नदियां जैसे कि सिंधु हो गए, सरस्वती, यमुना, गंगा आदि नदियों का उल्लेख मिलता है जो उस समय के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक विशेषताओं और निवासियों का भी एक तरीके से संकेत मिलता है। ओके, तो ये चीजें हैं। ऋग्वेद जो है उसमें कई सारी नदियां होती हैं जो ना, तो सिंधु नदी, सरस्वती, यमुना, गंगा आदि नदियों का उल्लेख मिलता है जो उस समय के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक विशेषताओं और निवासियों का भी संकेत मिलता है। इसी तरीके से देखें, वेदों में ब्रह्मांड जो था, वेदों में ब्रह्मांड को एक गोलाकार और अंडाकार संरचना के रूप में देखने की धारणा भी थी जो बाद में ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी का एक तरीके से आधार बनी है। ओके, तो ये चीजें हैं, ये ऋग्वेद के अंतर्गत हमने देखा। आगे हम देखते हैं उपनिषद और पुराण के विषय में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुराण के विषय में देखते हैं। देखिए, भौगोलिक वर्णन विभिन्न पुराणों जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण आदि पुराणों में भारतवर्ष और अन्य द्वीपों का विस्तृत भौगोलिक वर्णन मिलता है। इसमें नदियां हो गए, पर्वत हो गए, नदियां, वन, विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पुराणों में एक तरीके से इन सभी चीजों का, नदी, पर्वत, पहाड़, विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। पुराणों में जम्बू द्वीप जो है, ये यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य द्वीपों यानी कि महाद्वीपों का विस्तृत भौगोलिक वर्णन मिलता है। इसमें सप्तद्वीप यानी कि 7 द्वीप अर्थात सप्त सागर अर्थात 7 समुद्र की आवश्यकता की अवधारणाएं मिलती हैं जो प्राचीन भारतीयों की वैश्विक समझ को दर्शाती है। ठीक है, जो प्राचीन भारतीयों की वैश्विक समझ को दर्शाती है। आगे देखते हैं ब्रह्मांड विज्ञान भी कहीं ना कहीं भूगोल के क्षेत्र में मदद करता है। तो पुराणों में ब्रह्मांड की संरचना, विभिन्न लोकों और ग्रहों की स्थिति के बारे में प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक जानकारी मिलती थी। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं पुराण उपनिषद से कहीं ना कहीं भूगोल में इनका भी योगदान रहा है। आगे देखते हैं महाकाव्य में
में देखते हैं रामायण और महाभारत। तो महाकाव्य किसने किस तरीके से योगदान दिया है भूगोल के क्षेत्र में, तो रामायण के विषय में देखते हैं। रामायण में भगवान राम की यात्रा के दौरान विविध भौगोलिक क्षेत्रों, पहाड़ों जैसे विंध्य नदियों, गोदावरी, सरयू और समुद्रों में जैसे हिंद सागर का एक तरीके से विस्तृत वर्णन मिलता है। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करने का वर्णन समुद्री ज्ञान को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भूगोल के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका भी है। आगे देखते हैं महाभारत जो है, तो महाभारत में विभिन्न राज्यों, जनजातियों और शहरों और प्राकृतिक भूदृश्यों का विशाल भौगोलिक विवरण मिलता है, जो तत्कालीन भारत के एक तरीके से व्यापक भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। इसमें यात्रा मार्गों और भौगोलिक बाधाओं का भी उल्लेख एक तरीके से मिलता है। इस तरह से देखा हमने कि महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत किस तरीके से भूगोल के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। जैसे कि हमने रामायण देखा, रामायण में भगवान राम जी की यात्रा के दौरान कई सारे पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य, गोदावरी नदी, सरयू नदी, विभिन्न सागरों आदि चीजों को देखा, लंका देश तक पहुंचे, वहां पर कैसे समुद्री मार्ग थे, तो उसके भी ज्ञान के विषय में दर्शाया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी। महाभारत जो है इसी तरीके से विभिन्न राज्यों, जनजातियों, शहरों, प्राकृतिक भूदृश्यों का विशाल भौगोलिक विवरण इससे मिलता है, जो तत्कालीन भारत के व्यापार भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। इसमें यात्रा मार्गों और भौगोलिक बाधाओं का उल्लेख भी है। आगे देखते हैं खगोलविद और गणितज्ञ भूगोलवेत्ता, इसके विषय में हम देखते हैं। तो खगोलविद और गणितज्ञ भूगोलवेत्ता, अभी तक हमने देखा क्या, अभी तक हमने केवल देखा कि ये वैदिक काल और महाकाव्य काल के समय के किस तरीके से इस समय भूगोल का योगदान था। अब देखते हैं खगोलविद जो होते हैं या फिर गणितज्ञ होते हैं, उनका किस तरीके से भूगोल के क्षेत्र में योगदान रहा है। तो प्राचीन भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों ने पृथ्वी की आकृति, आकार और गणित को लेकर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया, जो भौगोलिक गणनाओं के लिए आधार बने। जैसे कि आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट के विषय में अगर पढ़ें तो इन्होंने 476 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय ये एक कृति है, इनकी प्रमुख कृति है। तो आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोलविद थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पृथ्वी एक तरीके से गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है और अपनी ही धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं, जबकि लोग मानते थे कि सूर्य घूमता है। तो इन्होंने सबसे पहले ही बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी ही धुरी पर घूमती है। तो ये एक तरीके से, और इनकी पुस्तक यानी कि इनकी कृति जो है आर्यभट्टीय है। तो आर्यभट्ट के विषय में हमने देखा, इन्होंने आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी की परिधि जो है उसका अनुमान लगाया, जो कि आधुनिक गणनाओं की काफी करीब है। लगभग उन्होंने बताया 24,835 मील, जबकि आधुनिक अगर माना जाए तो 24,901 मील है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का भी व्याख्या की। उनके खगोलीय मॉडल ने भौगोलिक निर्देशांकों और समय क्षेत्रों को समझाने में एक तरीके से मदद की। तो इस तरीके से हमने देखा आर्यभट्ट जी के विषय में, आर्यभट्ट की जो कृति है आर्यभट्टीय है। और ये एक आर्यभट्ट ऐसे पहले खगोलविद थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी ही धुरी पर घूमती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं, और जबकि लोगों का मानना था कि सूर्य घूमता है। और उन्होंने पृथ्वी की परिधि का अनुमान भी लगाया, जो कि आधुनिक गणना से काफी करीब मिलता है। और उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की। उनके खगोलीय मॉडल ने भौगोलिक निर्देशांक और समय क्षेत्रों को समझने में मदद की। आगे देखते हैं ब्रह्मगुप्त के विषय में। ब्रह्मगुप्त जो है उनका किस तरीके से योगदान है, तो इनकी प्रमुख कृति जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इसका इन्होंने इनकी कृति है। तो इन्होंने यानी कि ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की गोलाकार आकृति का समर्थन किया और गुरुत्वाकर्षण के एक प्रारंभिक विचार को प्रस्तुत किया। हालांकि यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से अलग था, पर यह बताता था कि वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। उन्होंने देशांतर को मापने के लिए खगोलीय अवलोकन का एक तरीके से उपयोग किया, खगोलीय अवलोकन का एक तरीके से उपयोग किया। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मगुप्त के विषय में देखा, इन्होंने इनकी जो कृति है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इनकी कृति है, और इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने ही एक तरीके से इन्होंने समर्थन किया कि पृथ्वी गोलाकार आकृति का है, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के एक प्रारंभिक विचार को भी प्रस्तुत किया। आगे इसमें देखें तो उन्होंने देशांतर को मापने के लिए खगोलीय अवलोकन का उपयोग किया। आगे हम देखते हैं वराहमिहिर जो है उनके विषय में देखते हैं। तो वराहमिहिर के विषय में इनकी जो प्रमुख कृति है वो है वृहत संहिता। क्या है वृहत संहिता? तो वराहमिहिर की जो कृति है वृहत संहिता है। और वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद और ज्योतिष थे, जिन्होंने भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न जलवायु क्षेत्रों, क्लाइमेट जोन्स, वर्षा के पैटर्न, बादलों की गति और हवाओं के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों का वर्णन किया, जो जैव भूगोल यानी कि बायोग्राफी के शुरुआती रूप में एक तरीके से शुरुआती रूप को दर्शाता है। उन्होंने विभिन्न देशों और उनके निवासियों का भी वर्णन किया है, जो क्षेत्रीय भूगोल का एक प्रारंभिक रूप था। तो इस तरीके से वराहमिहिर जो है उन्होंने उन्होंने एक कृति लिखी जिसका नाम है बृहत संहिता। और वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद और ज्योतिष थे, जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने ही विभिन्न जलवायु क्षेत्रों यानी कि क्लाइमेटिक जोन्स जो होते हैं उनको विषय में
वर्षा के पैटर्न के विषय में, बादलों की गति और हवाओं के बारे में बताया। किसने? वराहमिहिर ने। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों का भी वर्णन किया। जैव भूगोल यानी कि बायो जियोग्राफी की शुरुआती रूप में उन्होंने इन चीजों के विषय में दर्शाया। उन्होंने विभिन्न देशों और उनके निवासियों का भी एक तरीके से वर्णन किया और जो क्षेत्रीय भूगोल का एक प्रारंभिक रूप था। तो इस तरीके से वराहमिहिर के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी के विषय में देखते हैं तो इनकी एक तरीके से प्रमुख कृति जो है, उनकी प्रमुख कृति, इसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि है। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के खगोलीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उन्होंने पृथ्वी के गोलाकार होने और उसके गुरुत्वाकर्षण के बारे में अधिक विस्तृत रूप से बताया और उन्होंने ही इनके भास्कराचार्य जी ने भौगोलिक गणनाओं और खगोलीय एक तरीके से अवलोकन के लिए गणितीय उपकरण विकसित किए। तो इस तरीके से हमने देखा। तो भास्कराचार्य जो है उन्होंने अपनी जो उनकी प्रमुख कृति है सिद्धांत शिरोमणि। क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो है उनके साथ एक तरीके से ब्रह्मगुप्त के खगोलीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उन्होंने पृथ्वी को एक तरीके से गोलाकार होने तथा उसके गुरुत्वाकर्षण के बारे में अधिक विस्तृत रूप से भास्कराचार्य जी ने बताया। उन्होंने भौगोलिक गणनाओं और एक तरीके से खगोलीय अवलोकन के लिए गणितीय उपकरण विकसित किए। इस तरीके से भास्कराचार्य जी के विषय में हमने देखा। आगे हम देखते हैं कालिदास जी की रचनाएं। कालिदास ने अपनी रचनाएं जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक विशेषताओं का मनोरम वर्णन किया है। ओके, तो कालिदास की रचनाएं जो है उसके विषय में देखते हैं। तो कालिदास ने अपनी रचनाओं जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक क्षेत्रों का मनोरम वर्णन किया है। ओके, तो ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं यानी उन्होंने कालिदास जी ने भी अपनी कृतियों में एक तरीके से भूगोल, भारत के विभिन्न क्षेत्रों, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया है। यात्री और प्रशासन, इसके विषय में देखते हैं। तो उस समय के क्षेत्र में जो प्राचीन भारतीय समय और जो प्रशासक थे या फिर यात्रीगण थे, तो उन्होंने कैसे अपने भूगोल में योगदान दिया। तो देखते हैं यात्री और प्रशासक एक तरीके से जो व्यापार, तीर्थ यात्रा या साम्राज्य विस्तार के लिए यात्रा करते थे ने भी भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य चाणक्य के नाम है। तो इनकी प्रसिद्ध जो कृति है अर्थशास्त्र, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो इनकी प्रमुख कृति अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भौगोलिक, आर्थिक, भूगोल के संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, उनके संसाधनों, खनिज, वनोत्पाद, कृषि पद्धतियां, व्यापार मार्गों और जनसंख्या के वितरण का विस्तृत विवरण है एक तरीके से। और कौटिल्य ने राज्य के प्रशासन, भूमि सर्वेक्षण और कर निर्धारण के लिए भी भौगोलिक ज्ञान के महत्व पर जोर दिया था। इसी तरीके से देखें, उन्होंने खनन क्षेत्र जो है ना, खनन क्षेत्र, वन संपदा, व्यापार केंद्रों के महत्व पर भी एक तरीके से उसको महत्व को भी बताया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी जो थे, उन्होंने भी भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जो कृति है अर्थशास्त्र जो है प्रमुख प्रसिद्ध कृति है, उसमें एक तरीके से अर्थशास्त्र और राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है एक तरीके से, लेकिन इसमें कई सारे महत्वपूर्ण भौगोलिक और आर्थिक भूगोल के संबंध में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में यानी इसमें साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र जो है और उनके संसाधन जैसे कि खनिज, वनोत्पादन, कृषि पद्धतियां और व्यापार जो मार्ग है और जनसंख्या के वितरण का, ये सारी चीजों का उस पुस्तक में, उस कृति में अच्छे से वर्णन किया गया है, विस्तृत वितरण है। कौटिल्य ने राज्य के प्रशासन और भूमि सर्वेक्षण और कर निर्धारण के लिए भी, तो कौटिल्य ने राज्य के प्रशासन के लिए भूमि सर्वेक्षण और एक तरीके से कर निर्धारण के लिए भौगोलिक ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। आगे देखते हैं, उन्होंने खनन क्षेत्रों, वन संपदा और व्यापार केंद्र के महत्व को भी बताया। तो खनन क्षेत्र, वन संपदा, व्यापार केंद्र के विषय में भी उन्होंने केंद्रों के महत्व को भी बताया। तो इस तरीके से कौटिल्य जी का इसमें भूगोल के क्षेत्रों में योगदान रहा। आगे देखते हैं फाहियान और ह्वेनसांग, चीनी यात्री, इनके विषय में। हालांकि ये भारतीय तो नहीं है एक तरीके से अगर देखें, क्योंकि हम भारतीय पढ़ रहे हैं, फिर भी हम इसके विषय में पढ़ रहे हैं। ये हालांकि भारतीय नहीं है, लेकिन उनके जो वृत्तांत हैं प्राचीन भारत के भूगोल को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत है। फाहियान ने गुप्त काल के भारत के विभिन्न क्षेत्रों, उनके शहरों, संस्कृति और बौद्ध मठों का विस्तृत वर्णन किया है। ह्वेनसांग जो है उन्होंने हर्षवर्धन काल, तो फाहियान जो थे वो गुप्त काल के विषय में बताया, ठीक है, और जबकि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन काल के भारत के भूगोल, जलवायु, फसलें, शहरी केंद्र, सामाजिक जीवन और बौद्ध स्थलों का व्यापक और सटीक विवरण दिया है। इन वृत्तांतों में विभिन्न दूरियों और मार्गों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी, यानी कि ह्वेनसांग या फिर फाहियान ने भी भूगोल के क्षेत्रों में वर्णन किया था। आगे हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण योगदान।
जिसमें देखते हैं सिद्धांत ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है ये भी कहीं ना कहीं भूगोल के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये ज्योतिष ग्रंथ जो है खगोलीय और गणितीय गणनाओं के माध्यम से समय, अक्षांश, देशांतर को मापने की विधियों पर केंद्रित थे, जो भौगोलिक स्थिति निर्धारण के लिए भी आवश्यक थे। तो इस तरीके से इसका महत्व है। समुद्री यात्राएं और व्यापार। प्राचीन भारत के व्यापारी इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और मध्य प्रदेश तक समुद्री व्यापार करते थे। इन यात्राओं ने समुद्री धाराओं, तटीय विशेषताओं और नौ परिवहन के ज्ञान को भी बढ़ावा दिया है। तो इस तरीके से इनका भी कहीं ना कहीं भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत ज्योतिष हो गया, समुद्री यात्रा और व्यापार। इसी तरीके से कला और स्थापत्य। प्राचीन भारतीय मंदिर जो थी, मंदिरों और नगरों के निर्माण में खगोलीय दिशा और भौगोलिक स्थिति के को ध्यान रखा जाता था, जो भौगोलिक समझ का एक तरीके से भौगोलिक समझ को दर्शाती है। आगे हम देखते हैं योगदान का महत्व। तो इसमें देखते हैं इन योगदानों का क्या महत्व रहा है। तो देखिए इससे कई सारे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव पड़ी। तो आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने जब खगोलीय और भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी, तो अंधविश्वासों से मुक्त थी एक तरीके से, जिससे कि यानी कि अंधविश्वास कम होते गया। तो यानी कि इसमें क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने खगोलीय और भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी, जिससे कि अंधविश्वास कम हुए, उससे मुक्त थी। आगे देखते हैं गणितीय आधार, इसके विषय में देखते हैं। तो गणितीय आधार के विषय में देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने उन्नत गणितीय तकनीकों का विकास किया, जिसका उपयोग भौगोलिक गणनाओं और अवस्थिति निर्धारण में किया गया एक तरीके से। तो गणितीय आधार भी कहीं ना कहीं भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन भारतीय खगोलविद ने उन्नत गणितीय तकनीकों का विकास किया, जिसका उपयोग भौगोलिक गणना और अवस्थिति निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। स्थलाकृतिक ज्ञान, इसके विषय में देखते हैं। तो पुराणों और साहित्यिक कृतियों में भारत की विस्तृत स्थलाकृति का वर्णन मिलता है, जो तत्कालीन लोगों के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। आगे देखते हैं इसी तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता। प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया गया है, जो आधुनिक पर्यावरण भूगोल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, इसके विषय में देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया गया, जो आधुनिक पर्यावरण भूगोल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। आगे देखते हैं निष्कर्ष के विषय में देखते हैं। तो एक तरीके से इस तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता होना, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना, और इस पर महत्वपूर्ण बल दिया गया, जिससे कि इसको संरक्षित किया जा सके, इसको बचाया जा सके, जो आधुनिक पर्यावरण भूगोल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा है। निष्कर्ष, इसके विषय में देखते हैं। निष्कर्ष, तो प्राचीन भारत में भूगोल है ना, तो प्राचीन भारत में भूगोल एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में शायद विकसित नहीं हुआ था, लेकिन धार्मिक, दार्शनिक, खगोलीय, गणितीय और प्रशासनिक ग्रंथों में इनके तत्व गहराई से समाहित थे। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने पृथ्वी की आकृति और गति के बारे में महत्वपूर्ण खगोलीय सत्य प्रस्तुत किए, जबकि वराहमिहिर ने जलवायु और क्षेत्र भूगोलों पर विचार किया। कौटिल्य ने आर्थिक और राजनीतिक भूगोल की नींव रखी। इन भारतीय विद्वानों के योगदान ने न केवल उस समय के भौगोलिक ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि यह भविष्य के भौगोलिक अध्ययनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान था। एक बार पुनः देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने विद्याओं के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने पृथ्वी की आकृति हो गई, गति के बारे में महत्वपूर्ण खगोलीय सत्य प्रस्तुत किए, जबकि वराहमिहिर जो है जलवायु, क्षेत्रीय भूगोलों पर विचार किए, और कौटिल्य ने आर्थिक और राजनीतिक भूगोल की नींव रखी। इस तरीके से इन भारतीय विद्वानों के योगदान ने न केवल उस समय के भौगोलिक ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि यह भविष्य के भौगोलिक अध्ययनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारतीय भूगोल वेत्ताओं के योगदान के विषय में। इसमें आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो प्राचीन भारतीय भूगोल ज्ञान को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला सामान्य भूगोल। तो इसके अंतर्गत एक तरीके से विश्व या फिर ब्रह्मांड की विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। दीर्घकालीन तपस्या के आधार पर एक तरीके से ऋषि मुनि एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करते थे जो देवलोक, यमलोक, आकाश पाताल, शीत सागर, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, वर्तमान जो सौरमंडल है आदि विषय उनके जीवनचर्या के अंग थे एक तरीके से। तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत एक इसमें पुनः देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय भूगोल ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था। तो दो भागों में, एक तो सामान्य भूगोल था और एक है विशिष्ट भूगोल। ठीक है, तो पहला भूगोल देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व और ब्रह्मांड की विषमताओं का अध्ययन किया जाता था, उसके अंतर को अध्ययन किया जाता था। दीर्घकालीन तपस्या के आधार पर ऋषि मुनियों ने एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करते थे जिससे कि देवलोक, यमलोक, आकाश पाताल, शीत सागर, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह आदि विषय उनके जीवनचर्या के अंग बन चुके थे। ये चीजें आगे देखते हैं। विशिष्ट भूगोल, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय और स्थानीय भूगोलों का अध्ययन किया जाता है।
क्षेत्रीय या फिर किसी स्थानीय भूगोल का अध्ययन किया जाता था। जनसाधारण जल, थल, वनस्पति, पशु अपने मित्रों एवं संबंधियों के प्रति एक तरीके से पूर्ण रूपेण सचेत रहता था। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का किस तरीके से भूगोल के क्षेत्रों में योगदान था, ये सारे इन चीजों को विषय में हमने यूनिट नंबर 1 में हमने कंप्लीट अध्ययन किया। तो यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताइए, तो आप एक एक भूगोलवेत्ता का नाम लिखते ऐसे चले जाइएगा और उनके विषय में थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। आपको क्या करना है, तब हेडिंग आपको इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको एक पेज ले लेना है और आपको हेडिंग आपको लिखते चले जाना है और लास्ट में देखेंगे सारा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सारे इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो यानी कि भौगोलिक चिंतन से संबंधित भौगोलिक चिंतन के उद्भव से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर प्लेलिस्ट दे रखी है। प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में मिल जाएंगी। ऊपर फर्स्ट पेपर से संबंधित और नीचे सेकंड पेपर से संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।